नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें बताते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सुरक्षा को लेकर पीएम आवास पर उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठक में मौजूद। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच की तेज। घटनास्थल का सीन रिक्रिएट कर हर कोने से जुटा रही है सबूत। आतंकी हमले के नए वीडियो सामने आने के बाद जिप ऑपरेटर से पूछताछ। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से 48 पर्यटक स्थल बंद किए गए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक्स अकाउंट भारत में बंद। पहलगाम हमले के बाद लगातार उगल रहे थे जहर। यूएन के मंच पर भी भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। 5वें दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर का किया उल्लंघन। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों के वापस लौटने का आज अंतिम दिन। नई दिल्ली में इनोवेशन और स्टार्टअप में निवेश से संबंधित युग्म सम्मेलन में पीएम मोदी ने की शिरकत। एआई को लेकर सुपर हब बनाने, क्वांटम तकनीक और हेल्थ टेक को लेकर किए गए एमओयू। पीएम ने कहा, सरकार युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक कर रही है शिक्षित। यूपी में नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर कार्रवाई लगातार जारी। हटाए गए अवैध अतिक्रमण तो अवैध मदरसे भी सील किए गए। गुजरात में भी अवैध घुसपैठियों के कब्जे पर चला बुलडोजर। अहमदाबाद के चंडोला तालाब के पास झुग्गियां और आलिशान फार्म हाउस किए जा रहे हैं ध्वस्त। और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। और पहली खबर है उत्तर प्रदेश से। किस तरह से यहां पर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। विशेष अभियान के तहत यूपी के कई जिलों में अतिक्रमण हटाए गए। सरहद की बेशकीमती भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल सीमा पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों पर चला बुलडोजर। नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान। मदरसों को बिना वैध कागजात के करवाया गया बंद। योगी का आदेश, अवैध कब्जे या धार्मिक संस्थानों का अवैध संचालन बर्दाश्त नहीं। भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में बिना मान्यता वाले मदरसों और अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज में चले अभियान में सैकड़ों अवैध कब्जे हटाकर बिना मान्यता के मदरसों पर ताला लगवाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी तरह के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान के आंकड़ों के मुताबिक बहराइच की नानपारा तहसील में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के 227 मामले चिन्हित किए गए थे। इनमें से पहले से हटाए गए 63 अतिक्रमणों के बाद 25 से 27 अप्रैल के बीच 26 और कब्जे हटाए गए। भारत नेपाल बॉर्डर पे 0 से 10 किलोमीटर दोनों में लैंड है। वहाँ पे पहले से चिन्हित था और लोगों को नोटिस भी दी गई थी। पूर्व में 63 अतिक्रमण हटाए भी गए थे। अभी 25, 26, 27 में कुछ 26 अतिक्रमण हटाए गए हैं, जिसमें चकिया रोड, केवलपुर, सहजना, सिरसिया सहित कई गाँवों में ये कार्रवाई की गई है। बहराइच के भारत नेपाल सीमा रुपईडीहा के चकिया रोड सहित कई सीमावर्ती क्षेत्रों में 22 मकानों पर बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। बहराइच जनपद की 110 किलोमीटर की सीमा नेपाल राष्ट्र से मिलती है। इन सीमावर्ती भूभाग में 0 से लेकर के 10 किलोमीटर तक का भूभाग एसएसबी और पुलिस और प्रशासन के संयुक्त देखरेख में रहता है। 0 से 5 किलोमीटर के अतिक्रमणों के प्रथम श्रृंखला में 89 अतिक्रमण हटाए गए हैं। श्रावस्ती में वैध कागजात न होने पर 17 मदरसों को बंद करवा दिया गया, जबकि अवैध कब्जों के 119 मामलों में भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र में स्थायी अवैध कब्जों के 119 मामलों में भी राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान का अवैध संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमणों का शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए। भारत में भी और नेपाल में भी तमाम अतिक्रमण का वो जमीनें शिकार हुई हैं जो कि नो मैंस लैंड थी। हमारे ठीक पीछे जो मस्जिद गिराई जा रही है, ये मस्जिद जो है अतिक्रमण में थी और नोटिस पाने के बाद मस्जिद के कर्ताधर्ताओं ने इसको तोड़ना शुरू किया है। श्रावस्ती जिले में निश्चित रूप से 32 जगहों पर जो है अवैध निर्माण की नोटिसें दी गई है। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, भारत नेपाल बॉर्डर, श्रावस्ती। और अगली खबर अहमदाबाद से है। अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। गुजरात पुलिस ने सोमवार रात से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। यहां 50 बुलडोजर और 36 डंपर लगाए गए हैं। अब तक की 2000 वर्ग गज यानी 18,000 वर्ग फुट में फैले क्षेत्र के अतिक्रमण को साफ किया जा चुका है। पिछले 2 दिन से इस पूरे इलाके का सर्वे किया गया, जहां बड़े पैमाने में अवैध निर्माण पाया गया। 25 अप्रैल को इस एरिया में कॉम्बिंग करने का निर्णय लिया गया। पुलिस ने बीते 2 दिन में इस इलाके से 890 संदेहास्पद बांग्लादेशी को वहां पर पकड़ा है। इनमें से 150 से अधिक बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। कल शाम को ये तय किया गया कि यहां डेमोलिशन ड्राइव चलाया जाएगा। इस दौरान मेडिकल और फायर की टीम तैनात थी। 50,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का अवैध निर्माण यहां पर था। पच्चीस 4/2025 को अलग अलग एजेंसीज की एक मीटिंग हुई और उसमें निर्णय हुआ कि इस एरिया में कॉम्बिंग करनी चाहिए। अगले दिन सुबह 3 बजे से क्राइम ब्रांच थी, जोन 6 थी, हेडक्वार्टर्स से और सीपी साहब ने अलग अलग टीमों की रचना करके उस एरिया में बड़ी कॉम्बिंग करवाई थी। उस एरिया से 890 जितने शंकास्पद बांग्लादेशी और वहाँ से मिले थे, उनकी अभी पूछपरछ चालू है। उसमें से 150 से ज़्यादा बांग्लादेशी प्रस्तावित भी हुए और जो गैर कायदेसर घुसनखोरी करके यहाँ का आधार कार्ड लेके और गलत डॉक्यूमेंट से बिजली का कनेक्शन लेके रह रहे थे। और अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं आपको हिमाचल की ओर। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों, पेंशनरों, युवाओं और दृष्टिबाधितों के बाद अब स्कूली शिक्षक भी सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हाल ही में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय को मर्ज करने का फैसला लिया, जिसे लेकर शिक्षकों में रोष है। शिक्षकों ने इसे लेकर शिमला में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद 900 शिक्षकों पर एफआईआर की तैयारी है, जबकि 10 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता की शिमला से। शिक्षा निदेशालय को मर्ज करने के सरकार के फैसले के खिलाफ शिमला में बीते दिनों प्रदर्शन हुआ था, जिसमें प्रदेश भर के शिक्षकों ने, जो स्कूली टीचर्स उन्होंने हिस्सा लिया था, उनके खिलाफ अब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 10 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है टीचर्स की तरफ से कि करीब 900 से ज्यादा टीचर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। हिमाचल की सुक्खू सरकार अपने अब तक के कार्यकाल में अपने उन फैसलों को लेकर सुर्खियों में रही है जिसमें सरकार तो जनहितैषी होने का तर्क देती है, लेकिन जनता में उन फैसलों को लेकर रोष ही देखने को मिलता है। कभी कर्मचारी सड़कों पर उतरते हैं, कभी युवा सड़कों पर होते हैं, कभी पेंशनर्स सड़कों पर होते हैं और अब स्कूली टीचर्स सड़कों पर हैं। एक तरफ सरकार प्रदर्शन करने को लोकतांत्रिक अधिकार बताती है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शन करने वालों पर विभागीय कार्रवाई भी कर देती है। हिमाचल सरकार प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय को मर्ज करने जा रही है। स्कूली शिक्षकों में इसे लेकर रोष है और इसके खिलाफ हाल ही में शिमला में एक प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन भी किया गया था। इस रैली में हिस्सा लेने वाले शिक्षकों पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए 10 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले करीब 900 से ज्यादा टीचर्स पर एफआईआर की भी बात की जा रही है। सरकार के इस रवैये के खिलाफ शिक्षकों ने अब प्रदर्शन के बाद क्रमिक अनशन की शुरुआत कर दी है।
ये जानबूझकर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो पूरे प्रदेश की जनता कह रही है, पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं, सब कुछ सबके सामने है कि आप जानते हैं कि आज से पहले ऐसे ऐसे धरने प्रदर्शन हुए जिसमें गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई, सरकारी संपत्ति को बड़ा सारा नुकसान हुआ, बड़ा सारा नुकसान किया गया और धारा 144 तोड़ी गई। लेकिन इस तरह की जो सस्पेंशन या कोई दूसरा कार्य जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो आज से पहले कभी हुआ नहीं। शिक्षक इस कार्रवाई को सरकार का तानाशाही रवैया बता रहे हैं, जबकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि अध्यापकों के लिए बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन सस्पेंशन वापस लेने के फैसले पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हमेशा स्वागत है, मेरे पास तो किसी की रोक टोक नहीं है, कभी भी आ सकते हैं और इसका शीघ्र समाधान निकले ताकि हमारे बच्चों की स्टडीज प्रभावित ना हो। जो एक अच्छा माहौल हमारा एजुकेशन का प्रदेश में बन रहा है उसको आगे बढ़ाया जा सके। मेरी यही अपील है कि वो पुनः इस धरने प्रदर्शन को खत्म करके जो बातें हैं, जो उनके मैटर्स है वो हमारे स्तर पे लाया जाए ताकि उनको सुलझाया जा सके जो संभव है। प्राथमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय को मर्ज करने पर शिक्षकों को नाराजगी इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि इससे शिक्षा का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। सरकार की इस कार्रवाई को लेकर एक तरफ जहां शिक्षकों में नाराजगी है, रोष बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ क्रमिक अनशन भी इसे लेकर शुरू कर दिया गया है। शिक्षकों का ये दावा है, इनका ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती और शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन का जो फैसला है वो वापस नहीं लिया जाता, तब तक इनका ये प्रोटेस्ट इसी तरह से लगातार चलता रहेगा। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, डी न्यूज। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पापा पूछेंगे नहीं 800 रुपीस की एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी के बारे में? मम्मी 800 नहीं 680। अरे अपडेट किया है बच्चे ने भी। मैं आपके फैमिली ग्रुप में खर्चा तो हुआ ना, पहली बार हिसाब दिया है बेटे ने। फैमिली ग्रुप पे पाइए फैमिली से पेमेंट अपडेट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब हम आपको झारखंड की ओर लिए चलते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड का साहिबगंज जिला हॉट स्पॉट बनता दिख रहा है। मुंबई में पकड़े गए 13 संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड साहिबगंज में बने थे। इस खुलासे के बाद झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का बेस कैंप बन रहा है झारखंड का साहिबगंज जिला। मुंबई में पकड़े गए संदिग्ध 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों के साहिबगंज में बने थे आधार कार्ड। ताजा खुलासे से झारखंड की राजनीति गरमाई, भाजपा ने खोला मोर्चा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक की खातिर संरक्षण देने का आरोप। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में नहीं है मुस्लिम परिवार, फिर भी बन रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट। बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला अब राज्यों की सीमाओं से परे हो गया है। झारखंड में यह काफी दिनों से चर्चा का विषय था, लेकिन मुंबई में पकड़ाए बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड ने खतरे की घंटी बजा दी है। इस खुलासे के बाद झारखंड में एक बार फिर घुसपैठ और धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। मुंबई में पकड़े गए 13 संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों का पुलिस को झारखंड कनेक्शन मिला है। जांच में यह बात सामने आई है कि इन सभी संदिग्धों के आधार कार्ड साहिबगंज में बने थे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कहा है कि इन घुसपैठियों के पकड़े जाने से यह साफ हो गया है कि इनकी संख्या झारखंड समेत पूरे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। जो आज 13 आदमी बम्बई में पकड़ा गया, वो लोग का आधार कार्ड फर्जी है। भाई कौन बना रहा है और कहाँ पर बन रहा है? वो झारखंड प्रदेश सिद्धूकन धरती
साहिबगंज जिला में। सोरेन ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आदिवासी समाज की राज्य में अनदेखी हो रही है और सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया जैसे क्षेत्र में कई मुस्लिम बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बने हैं, जबकि इलाके में पहले एक भी मुस्लिम परिवार नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वोट बैंक की राजनीति के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रही है। श्री सोरेन ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। अभी वर्तमान सरकार गूंगा बन चुका है, आंख में पट्टी मार दिया, ना बोल पा रहा है ना देख पा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आदिवासी का जनसंख्या उस जगह में घट गया और बांग्लादेशी घुसपैठ का संख्या बढ़ते गया। हम चाहते हैं कि इसके मैंने जो किया है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे गलत काम नहीं होना चाहिए। और खासकर जो मटी गांव है पूरा बदनाम हो रहा है कि यहाँ पर कोई मामला है ही नहीं, तो फिर कैसे बन रहा है। उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि घुसपैठ की वजह से संथाल परगना में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन मौजूदा सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। इसके उलट राज्य सरकार घुसपैठ के जांच संबंधी हाईकोर्ट के आदेश को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। श्री मरांडी ने राज्य में धर्मांतरण पर भी चिंता जताया है। उन्होंने कहा कि सरायकेला खरसावा में एक युवती का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर बंगाल में शादी करा दी गई। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री से इस संवेदनशील मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की। इधर राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की डॉक्टरेट उपाधि भी विवादों में है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने मंत्री को यह उपाधि देने वाले विश्वविद्यालय को फर्जी बताया और इसके पाकिस्तान से संबंधित होने का दावा किया। झारखंड के फर्जीवाड़ा में हफीजुल अंसारी ने एक फर्जी डिग्री से एक फर्जी यूनिवर्सिटी जिसका तार जो पाकिस्तान से जुड़ रहा है, वहां से देखिए सारा फर्जीवाड़ा किया। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला काफी समय से गूंजता रहा है। ताजा खुलासे के बाद एक बार फिर यह राष्ट्रीय फलक पर सुर्खियों में है। फर्जी आधार कार्ड बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए भारत में रहने का आधार बनता जा रहा है। संथाल में हुई इस फर्जीवाड़ा को राजनीति के चश्मे से इतर देखने की जरूरत है, क्योंकि यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। डीडी न्यूज के लिए अनूप मिश्रा और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला, जो अपनी कृषि समृद्धि के लिए जाना जाता है, अब ऊर्जा क्रांति की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यहाँ के लोग अब पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय स्वच्छ और सतत ऊर्जा की ओर रुख कर रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ से सोमेश पटेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्यघर योजना तेजी से बदल रही है लोगों की जिंदगी। पीएम सूर्यघर बिजली योजना का हर वर्ग को मिल रहा है लाभ। पीएम सूर्यघर योजना के तहत लाभार्थियों के बिजली बिल हो गए जीरो। घरों में सोलर प्लांट लगाने वाले लोगों को हो रहा है लाभ। ग्रीन एनर्जी पर्यावरण प्रदूषण से बचाव और बिजली संरक्षण का एक बेहतरीन साधन। पर्यावरण संरक्षण के साथ भारत बन रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के ग्राम पंचायत तरौद में कई ऐसे परिवार हैं जो अपने घर में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें आकर्षक सब्सिडी भी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक घर पर 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर लागत का एक बड़ा हिस्सा अनुदान के रूप में दे रही है। इससे आम नागरिकों को सस्ती बिजली तो मिल ही रही है, साथ ही बिजली बिलों में भी उल्लेखनीय कमी आ रही है। जांजगीर चांपा के लोग सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जिले के सैकड़ों परिवारों ने अब तक इस योजना के तहत आवेदन कर अपने घरों पर सौर संयंत्र स्थापित कर लिए हैं। स्थानीय प्रशासन भी इस मुहिम को सफल बनाने के लिए वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सकें। वहीं पीएम सूर्य योजना से लाभ ले रहे लोगों का ये कहना है कि पहले बिजली बिल 2 से 3 हजार रुपए तक आता था, अब मुश्किल से 200 से 300 रुपए तक का बिल आता है। बचत भी हो रही है और पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। मैंने पीएम घर सूर्य बिजली योजना के तहत टाटा का सोलर पैनल लगवाया हुआ है, जो कि अकलतरा तुलसियान बिल्ड मार्ट के द्वारा मेरे यहाँ लगाया गया है। इसको लगाने के बाद मेरे घर का बिजली बिल पूरा माफ़ हो गया है। मैं खुद अपने तरफ से बिजली पैदा कर रहा हूँ और मेरा पूरा घर बिजली खर्चा मेरे लगाए हुए सोलर से चल जा रहा है। इससे हमारा जो क्या है सूर्य से बिजली उत्पन्न हो रही है,
इससे हमारा रिसोर्सेज भी बच रहा है। गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे रही है और बहुत अच्छी योजना है। मैं चाहता हूँ कि ये सभी गांव के हर जगह लगाया जाए, इस योजना का फ़ायदा लिया जाए। तो ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और बिजली बिल के मेरे पर बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा आता था, वो आज बिजली कम हो गया है इसके लगने के बाद। तो इस योजना का फ़ायदा सभी लोगों को उठाना चाहिए, योजना का लाभ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य न केवल आम नागरिकों को सशक्त बनाना है, बल्कि देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सौर संयंत्रों से न केवल घरों की जरूरत पूरी होती है, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में डालकर लोग कमाई भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जिला अब केवल कृषि उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई पहचान बना रहा है। यहाँ के लोग ग्रामीण अब हर घर सौर संकल्प के साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ उठाकर न केवल बिजली बचा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान की ओर। और राजस्थान में किस तरह से बाघों की संख्या बढ़ रही है, ये हम आपको बताएंगे। राजस्थान से वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक या दो नहीं, बल्कि एक साथ 3 बड़ी खुशखबरियां आई हैं। राज्य के अभयारण्यों और बायोलॉजिकल पार्कों में इस सप्ताह बाघों के कई शावकों का जन्म हुआ है, जो न केवल वन्य जीव संरक्षण के लिए बेहद खास है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देने में सहायक होगा। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के अभयारण्यों और बायोलॉजिकल पार्कों में बाघों के शावकों ने जन्म लिया है, जिससे राज्य में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के फालोदी रेंज में बाघिन RBT 2313 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन और उसके शावकों की तस्वीरें वन विभाग के कैमरा ट्रैप में कैद हुई हैं। विभाग ने इसकी पुष्टि की है और बाघिन की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। वहीं इसी तरह राज्य के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व से भी इसी तरह की खुशखबरी सामने आई है। यहां बाघिन ST 30 ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिससे बाघों की कुल संख्या 44 तक पहुंच गई है। इन शावकों के जन्म से वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में ST 30 बाघिन 3 शावकों के साथ देखी गई है। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली नियमित निगरानी गश्त के दौरान इसकी पुष्टि हुई है। इसी दिशा में राजस्थान की राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से तो और भी दिलचस्प घटना सामने आई है। यहाँ बाघिन रानी ने रविवार को एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है। ये राजस्थान के वन्यजीव इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी बाघिन ने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है। राजस्थान के अंदर बड़ी तेज गति से बाघों का कुनबे में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल 25 नए शावक प्राप्त हुए थे और इस वर्ष 10 शावकों का हमारे पास आगमन हो चुका है। और आने वाले समय में, चाहे वो रणथंभौर हो चाहे सरिस्का हो, आने वाले समय में हम शावकों के रूप में एक नई खुशी का समाचार राजस्थान के आम जन को देंगे। जयपुर में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघों के बच्चों पर पूरी तरह 24 घंटे निगरानी की जा रही है। वन्यजीव चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद माथुर ने बताया, यूं तो बाघिन रानी अब अपने 5 शावकों का पालन पोषण कर रही है। स्टाफ की ओर से रानी और उनके शावकों पर CCTV कैमरों की मदद से पूरी निगरानी रखी जा रही है। एक केयरटेकर भी लगाया गया है। बाघिन रानी की देखरेख का पूरा जिम्मा उसी केयरटेकर पर है। बाघिन और शावकों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है। उनके आसपास टाट की बोरियां लगाई गई हैं,
जिन्हें समय समय पर पानी से गीला किया जा रहा है। जयपुर में फिलहाल 8 टाइगर हैं। इसमें आज जन्मे शावकों को शामिल नहीं किया गया है। इन शावकों को अगले 1 से 1.5 साल बाद वन विभाग की गिनती में शामिल किया जाएगा। 27 तारीख को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जो हमारी टाइग्रेस है उसने 5 शावकों को जन्म दिया है, जिसमें से एक वाइट है और एक गोल्डन है। और अभी वर्तमान में 5 शावक बिल्कुल स्वस्थ हैं और बाघिन नॉर्मल फीडिंग ले रही है और बच्चों को दूध पिला रही है। तो जिस तरह से देखा जाए कैप्टिविटी में फर्स्ट टाइम 5 जो शावकों का जन्म हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान में बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और ये राज्य के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों की सफलता का प्रतीक माना जा सकता है। जयपुर में बाघिन ने 5 शावकों को जन्म दिया है तो रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व से भी खुशखबरी आई है। लगातार बाघों की बढ़ती संख्या से बाघ संरक्षण को तो प्रदेश में बढ़ावा मिल ही रहा है। यह टूरिज्म के लिए भी एक शुभ संकेत के तौर पर लिया जा सकता है। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। तो भारत@7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।